गरीब बहू का पानी की टंकी में एसी, फ्रिज और कूलर। उर्मिला लगातार अपने पोती पोतों को हाथ से पंखा झल रही थी। वहीं उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। ये देखकर उसकी बेटी काम छोड़कर उसके पास आई। माँ, आप इतनी देर से लगातार सिया और सोनी को हाथ से हवा क्यों कर रहे हो? कितना पसीना आ रहा है आपको? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लाइए, आप तीनों को मैं पंखा कर देती हूँ। ठीक है बेटी। प्रिया उन तीनों को हवा करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनुज और रजनी मुंह लटकाए खाली हाथ लिए काम पर से लौट रहे थे। जगह जगह भटकने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल पाया। वैसे ये सब तुम्हारी गलती है रजनी। तुमने ही दोनों बच्चों से कूलर लाने के बारे में कहा। तुम्हें पता है कि हम दोनों पूरा दिन मजदूरी करने के बाद 2 पैसे बचा पाते, उन्हीं से जैसे तैसे हमारा घर चल रहा है। ऐसे में हम कूलर जैसी महंगी चीज तो क्या, एक छोटा पंखा भी नहीं खरीद सकते। अब हम बच्चों को क्या जवाब देंगे? तो क्या करती? हमारे आसपास के सभी घरों में कूलर है। वो रोज मुझे पूछते रहते हैं कि हमारे यहाँ कूलर कब आएगा, तो क्या ही बोलती। ये सुनकर अनुज चुप हो गया। कुछ देर बाद दोनों ही घर लौट आए। मम्मा, पापा, क्या आप हमारे लिए कूलर लाए? हाँ मम्मी, मुझे हमारा नया कूलर देखना है। लेकिन उन दोनों की बेबसी देख उर्मिला समझ गई। हे भगवान, ऐसे क्या पाप किए थे हमने, जो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी झेलना पड़ रहा है। ये मौसम तो सिर्फ अमीरों के लिए सुहाने होते हैं, हमारे लिए तो सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं। माँ जी, आप रोइए मत। इस तरह गर्मी में रोने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दोनों बच्चे भी ये सब देखकर सहम से गए। उन्होंने दोबारा कूलर के बारे में नहीं पूछा। कुछ दिन बीते और हर रोज की तरह अनुज और रजनी सुबह मजदूरी करने निकल जाते और कुछ पैसे कमाकर घर वापस लौटते। बच्चे अब खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी सभी को और भी ज्यादा चिंता में डाल रही थी। एक तो गरीबी, ऊपर से ये गर्मी। अभी से क्या क्या सहना पड़ रहा है मेरे बच्चों को। मैं उनके बचपन को इस तरह निराशा में कटता नहीं देख सकती। मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगी। रजनी अपने पति से बातें कर ही रही थी कि तभी बाहर से बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आने लगी। दोनों ने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो बाहर बहुत तेज बारिश आ रही थी। दोनों दौड़कर दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे बारिश में नहा रहे थे। भाभी, ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? इतनी तेज धूप निकल रही है, आसमान में बादल भी नहीं है, फिर ये बारिश क्यों हो रही है? हैरान होकर रजनी घर से बाहर आई तो उसने देखा कि पड़ोस की पानी की टंकी में जगह जगह छेद हो गए थे, जिसकी वजह से इससे पानी निकलकर चारों तरफ गिरकर बारिश जैसा महसूस हो रहा था। रजनी ने जल्दी से पड़ोसी के घर जाकर इस बारे में बताया, जिस पर उन्होंने प्लम्बर को बुलाया। देखिए, आपकी टंकी ज्यादा पुरानी होने की वजह से एक्सपायर हो चुकी है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आपको नई टंकी लेनी पड़ेगी। अगर मैंने इसमें मरम्मत कर भी दी ना तो भी ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। लगातार पानी भरा रहने से इसमें और ज्यादा छेद हो जाएंगे, इससे फट भी सकती है। इस पर पड़ोसियों ने पुरानी टंकी को बेचकर नई टंकी लेने का फैसला किया। रजनी भी ये सब देख रही थी और देखते ही देखते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पड़ोसियों के घर जाकर उनसे पानी की टंकी मांगी और अपने घर ले आई। अरे, ये क्या उठा लाई तुम? पानी की टंकी, वो भी इतनी बड़ी। भला इसका तुम करोगी क्या? अम्मा जी, शादी होने से पहले जब मैं फोन चलाया करती थी ना, तब फोन में कुछ इस तरह का वीडियो देखा था, जैसे पानी की टंकी, ड्रम या सिलेंडर से कूलर, एसी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना सकते हैं। ये क्या बोल रही है बहू तू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं तेरे दिमाग को गर्मी तो नहीं चढ़ गई? मैं आप सभी के लिए इस बड़ी पानी की टंकी से कूलर बना कर रहूंगी। हे भगवान, लगता है गरीबी और गर्मी की मार पड़ने से मेरी बहू के दिमाग पर बुरा असर पड़ गया है। रजनी मुस्कुरा दी और उसी समय कहीं से एक और आरी लेकर आई और उसने टंकी की कटाई करनी शुरू कर दी। उसे देखकर उर्मिला बुरी तरह से उलझी हुई थी। वहीं अनुज को भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मम्मा, क्या आप टंकी से हमारा घर बना रही हो? लेकिन इसमें पंखा भी लगा देना। मेरे बच्चे, मैं इसमें तुम्हारा घर नहीं बल्कि इससे तुम्हारे लिए कूलर बनाने वाली हूँ। इस पर बच्चे खुशी से झूम उठे। रजनी ने टंकी के 4 हिस्से काटे, जिस पर पीछे के 3 हिस्सों में उसने घास लगाई और आगे के हिस्से के लिए पंखुड़ियां टंकी के कटे हिस्से से ही बनाई। अब मुझे सिर्फ एक मोटर की जरूरत है और इसके लिए मुझे कबाड़ी के गोदाम पर जाना होगा, फिर मेरा कूलर बनकर तैयार हो जाएगा। अब वो कबाड़ी की दुकान पर गई। बहन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो भैया, असल में मुझे किसी मोटर की तलाश थी। मेरी नई मोटर लेने की तो हैसियत है नहीं, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। रजनी की बात सुनकर आदमी समझ गया कि वो एक मजबूर गरीब औरत है। उस आदमी ने कहीं से ढूंढकर रजनी को एक काम चलाऊ मोटर दे दी, जिसे लेकर वो घर आ गई। उस वक्त घर पर कोई नहीं था।
अब उसने अपने हाथों से बनी पंखुड़ियों को मोटर पर लगाया और फिर उसे टंकी के कूलर में किसी तरह फिट किया। फिर उसने प्लग लगाया और देखा कि मोटर चलने लगी और उसकी बनाई पंखुड़ियां भी ठीक तरह से घूम रही थी। ये देख वो बड़ी खुश हुई। इसके बाद रजनी ने कूलर में नल से भरकर पानी डाला और उसी से कूलर की घास को भी गीला किया। गीली घास की वजह से कूलर से ठंडी हवा आने लगी। कुछ ही देर बाद उर्मिला, प्रिया और दोनों बच्चे भी पड़ोस के घर से वापस लौट आए। फिर रजनी ने सभी को टंकी कूलर के सामने बुलाया और प्लग लगाकर उसे चालू किया। हवा लगते ही सबके होश उड़ गए। ये हमारे घर में कूलर आ गया, हमारे घर में कूलर आ गया। वाह बहू, तूने तो सच में टंकी से कूलर बना डाला। आपने साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी समझदार है। सच में आपने तो कमाल कर दिया। माँ जी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैंने ये सब अपने परिवार के लिए तो किया है, इसमें तो मुझे कामयाबी मिलना लाजमी था। इसके बाद पूरा परिवार कूलर की ठंडी हवा खाने उसके सामने बैठ गया। शाम होने पर अनुज भी जब घर वापस लौटा तो रजनी के बनाए उस टंकी से बने कूलर को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने रजनी का बहुत शुक्रिया अदा किया। लेकिन कुछ दिन बाद गर्मी और जद बढ़ गई। पता नहीं ये गर्मी क्या चाहती है। अब तो इस टंकी के बने कूलर में भी ज्यादा सुकून नहीं है। अगर इसके सामने बैठ जाओ तो थोड़ी राहत मिलती है और हटते ही ऐसा लगता है जैसे भट्टी में आ गए हों। ऊपर से ये दोनों भी सारा दिन इसके सामने खेलते रहते हैं। लेकिन चलो, कम से कम इन दोनों को तो थोड़ी राहत मिलती है। तभी रजनी खाना लेकर आती है। माँ जी, अनुज जी, आप दोनों खाना खा लीजिए। इस बढ़ती गर्मी का भी कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। इस उम्र में आपको ये गर्मी काफी ज्यादा नुकसान दे सकती है। बहू, तूने सब्जी में नींबू डाला है क्या? ये इतनी खट्टी क्यों लग रही है? इस पर रजनी ने सब्जी को सूंघकर चेक किया तो उसने पाया कि सब्जी गर्मी की वजह से खराब हो चुकी थी। हे भगवान, ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अब तो खाना भी खराब होने लगा है। ऐसे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। माँ जी, आप चिंता न करें, मैं अभी के अभी आप सभी के लिए ताज़ा खाना बना देती हूँ। रजनी ने फिर से सबके लिए खाना बनाया और सबने साथ में खाया। हे भगवान, इतनी गर्मी ऐसे पड़ेगी तो खाना तो खराब हो ही जाएगा। अब घर में एक फ्रिज की कमी महसूस होने लगी है। ऐसे में अब मैं क्या करूँ? ऊपर से टंकी से बने कूलर से भी अब घर में ठंडक नहीं हो पा रही है। मुझे कुछ तो करना होगा। यही सब सोचते हुए रजनी धूप में अनुज के लिए खाना लेकर सड़क पर चल रही थी कि तभी उसकी नजर एक पेड़ की छांव में थैला लगाए शरबत वाले पर पड़ी। इस शरबत वाले के पास तो कोई फ्रिज नहीं है, फिर भी ये सबको शरबत में बर्फ डालकर देता है। रजनी ने देखा कि एक आदमी शरबत लेने वहां आया। शरबत वाले ने शरबत बनाकर एक डिब्बे में से निकालकर उसमें बर्फ डाली और इस डिब्बे में फोम लगी हुई थी। अच्छा, तो इस डिब्बे में लगी हुई है ये बर्फ, इसका मतलब ये जल्दी नहीं पिघलती। रजनी को समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है। वो अनुज को खाना देने गई और उसने अनुज से शाम को बर्फ लेकर आने को कहा। फिर आते हुए रजनी उसी बड़े कबाड़े के गोदाम में पहुंची। वहां उसने देखा कि वहां पर सभी साइज के पानी की टंकियां रखी हुई थी। साथ ही उसे वहां बड़े बड़े फोम के टुकड़े भी मिल गए। एक रिक्शे में ये सब रखवा कर वो घर वापस लौटी। फिर उसने आरी से टंकी के पीछे और साइड के हिस्सों को काट दिया और कटे हुए हिस्सों से उसने 2 पंखुड़ियां बनाई और उन्हें टंकी के दोनों तरफ लगाया। और फिर दीवार पर लगे बड़े रोशनदान पर एक बड़ी गीली सूत की बोरी डाली और फिर उसके ऊपर टंकी से बने एसी को लगा दिया। हवा की वजह से दोनों पंखे घूमने लगे और पीछे वाली ठंडी बोरी से उनसे ठंडी हवा भी आने लगी। अब मुझे फ्रिज बनाना शुरू कर देना चाहिए। कुछ ही देर में घर का तापमान बदल गया और घर में ठंडक महसूस होने लगी। कुछ देर बाद जब सास और ननद बाहर की कड़ी धूप से चलकर घर आई तो उन्हें घर में काफी ठंडक महसूस हुई। अरे, घर तो काफी ठंडा ठंडा सा लग रहा है। शायद हम इतनी गर्मी में बाहर से चलकर आ रहे हैं तो हमें घर ठंडा लग रहा है। नहीं माँ, जरा रोशनदान को देखिए। टंकी से बना एसी देख वो हैरान रह गई। तभी रजनी टंकी से बना फ्रिज लेकर वहाँ आई। बहू, ये क्या है? माँ जी, हमारा टंकी से बना फ्रिज। इसमें खाना रखने से खाना खराब भी नहीं होगा और साथ ही साथ हमें ठंडा पानी भी पीने को मिलेगा। मैंने इसके अंदर फोम लगाई है जिससे इसमें सब ठंडा रहेगा। हमें गर्व है कि हमें इतनी समझदार बहू मिली। इसके साथ ही जब पड़ोसियों ने भी रजनी की समझदारी देखी तो हैरान रह गए। उस दिन के बाद तो उसके पास और भी लोगों के ऑर्डर आने लगे। आज तो काम पर पहुंचने में बहुत देर हो गई, मालकिन गुस्सा करेंगी। आशा ने मालकिन के घर की घंटी बजाई। मालकिन सुनीता की बेटी वर्षा ने गुस्से से दरवाजा खोला। मम्मी, आशा आंटी आ गई हैं।
आशा कहाँ रह गई थी? इतनी देर से आई है, बता सारा काम पड़ा है, कब बर्तन करेगी, कब सफाई और कब तू खाना बनाएगी? और ये पिंकी तेरे साथ क्यों आई है? मालकिन, पिंकी को बुखार है और इसके बापू मजदूरी पर गए हैं। मेरी सास घर में अकेली थी तो मैं बेटे राजू को वहीं छोड़ आई। सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बस इसीलिए देर हो गई आने में। मम्मी, आशा आंटी को बोलो पहले मेरे लिए नाश्ता बना देंगी, बहुत भूख लगी है। बस मैं थोड़ी देर में आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मेरे लिए चीज सैंडविच बना दो और साहब के लिए और मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। मम्मी, प्यास लगी है, पानी पीना है। हाँ, अभी देती हूँ। आशा ने पिंकी को पानी दिया और पिंकी वहीं रसोई में जमीन पर सो गई। इतनी देर में आशा ने सबको नाश्ता दिया और घर के बर्तन साफ सफाई सारे काम खत्म करके पिंकी के साथ घर लौट आई। अगले कुछ दिनों तक आशा पिंकी को अपने साथ ही ले जाती रही। आशा, ये कब तक तुम्हारे साथ आएगी? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तो डर है कि कहीं इसकी तबीयत की वजह से वर्षा बीमार ना हो जाए। भाभी, अब तो इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कल से ये घर पर ही रहेगी। अगले दिन से पिंकी को आशा ने घर पर छोड़ दिया और रोजाना की तरह ही सुबह सुबह काम पर जाने लगी। आशा के पति का मजदूरी का काम छूट गया, इस वजह से घर में पैसों की दिक्कत हो गई। माँ जी, बच्चे सुबह से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अभी दोनों खेल रहे, मैं काम से थोड़े पैसे एडवांस लेती आऊंगी, फिर कुछ खाने का बना लूंगी। ठीक है बहू, जल्दी लौटना। इतना कहकर आशा काम पर चली गई। काम के बीच में आशा का ध्यान बच्चों की तरफ था। उसे बार बार बच्चों की ही चिंता हो रही थी। पहले तो उसने सोचा कि वो थोड़ी सी ताजी रोटियां छुपाकर अपने बच्चों के लिए ले जाए, पर फिर उसकी ईमानदारी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसने रात की बासी रोटियां अपनी साड़ी में लपेट ली। उसको ऐसा करते हुए सुनीता की बेटी वर्षा ने देख लिया। मम्मी, आंटी अपनी साड़ी में कुछ चुरा कर ले जा रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? आशा, क्या चुरा कर ले जा रही हो? दिखाओ तो, खोलो अपनी साड़ी का पल्ला। मालकिन, कुछ भी नहीं है, बस। सुनीता ने आशा का पल्ला झाड़ कर देखा, तभी उसमें से सूखी बासी रोटियां जमीन पर गिर गई। ये क्या है आशा, तुम रोटियां चुरा कर ले जा रही थी? मालकिन, मैं रोटियां चुरा कर नहीं ले जा रही थी, सूखी रोटियां गाय को डाल रही थी। आशा डर गई थी कि कहीं उसके ऐसा करने की वजह से मालकिन उसे काम से ना निकाल दे, इसलिए उसने झूठ बोलने में भलाई समझी। आशा, तुम मेरे से एडवांस के कुछ पैसे मांग रही थी, ये लो। सुनीता का पति जैसे ही आशा को पैसे देने लगा, सुनीता ने तुरंत पैसे छीन लिए और गुस्से में आशा को डांटने लगी। खबरदार, जो इसे एक भी रुपया एडवांस दिया, जब देखो तब पैसे एडवांस मांगती रहती है। चल जा, अभी कोई पैसे नहीं है। और हाँ, वो मैंने तुझे कहा था ना कि छत से जो पानी की टंकी उतारी है उसे कबाड़ी वाले को बेचती जाना। कितने दिन से बोल रही हो? पैसे लेने तो तुझे याद रहते, पर काम बोलो तो वो तुझे याद नहीं रहता। मालकिन, अभी ले जाती हूँ। सुनीता, इतनी बड़ी टंकी अकेली आशा कैसे ले जाएगी? कुछ मजदूर बुला लेते हैं। जब इतने पैसे लेती है तो काम भी अकेले ही करेगी, जैसे मर्जी घसीटते हुए ले जाए। अरे बहुत पैसे लेती है काम के, इतना तो कर ही सकती है। सुनीता ने गरीब आशा पर कोई दया नहीं दिखाई। आशा की आंखों में आंसू थे। वो पानी की टंकी को घसीटते हुए धीरे धीरे कबाड़ी की दुकान तक ले गई, पर दुकान बंद थी। आशा टंकी घर ले आई, पर जैसे ही वो घर पहुंची उसका दिल दहल गया। सारा सामान घर का बाहर फेंका हुआ था और मकान मालिक उसके परिवार को धक्के देकर घर से निकाल रहा। ये मकान मैं किसी और को दे रहा हूँ ज्यादा दाम पर। अरे अब मुझे ज्यादा किराया मिलेगा तो भला मैं घाटे में क्यों रहूंगा? निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो। पिछले 2 महीने से तेरी बीवी को बोला हुआ था कि कहीं और कमरा ढूंढ ले, पर उसने मेरी नहीं सुनी। राजेश बाबू, आशा बस आती ही होगी, मुझे मजदूरी का काम मिल नहीं रहा, मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए। मैं जैसे ही मुझे काम मिलेगा आपके किराए के पैसे दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, कल से मेरे नए किराएदार आ जाएंगे, मैंने उनसे एडवांस पैसे ले लिए। अभी के अभी यहाँ से इसी समय तुम चले जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नहीं राजेश भाई साहब, ऐसा मत करो, मैं कल परसों तक आपको किराया दे दूंगी। बिल्कुल नहीं, अभी के अभी जाओगे, बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मकान मालिक ने आशा और उसके परिवार के आंसू नहीं देखे। उसने उसी समय आशा को अपने परिवार के साथ घर से निकाल दिया। अब आशा के परिवार के सिर पर रहने के लिए कोई छत नहीं थी। बापू, बारिश में मैं गीली हो रही हूँ, ठंड लग रही है। हे भगवान, अब हम कहाँ रहेंगे? तुम दोनों को जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना दोनों बच्चे बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। तभी आशा के मोबाइल पर उसकी मालकिन का फोन आ जाता है। हेलो आशा, पानी की टंकी बेच दी, कितने की बिकी? मालकिन, वो हेलो। बारिश की वजह से आशा का मोबाइल भीग गया था। खराब होने की वजह से मोबाइल में साफ आवाज नहीं आ रही थी। फोन कट जाता है। माँ जी, जब तक हमें कोई घर नहीं मिलता, आप बच्चों को लेकर इस पानी की टंकी के अंदर बैठ जाओ, कम से कम बारिश में भीगने से तो बच जाएंगे बच्चे। क्या कह रही हो बहू? मतलब अब हम गरीबों का पानी की टंकी में घर होगा? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ जी, जब तक हमारे पास पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक पानी की टंकी में ही हमें घर बनाकर रहना होगा। आशा के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने पानी की टंकी को काट कर दरवाजा बनाया और अंदर बैठने की जगह बनाई। उस रात बहुत बारिश हुई। आशा अपने पूरे परिवार के साथ बारिश में पानी की टंकी में रात गुजारने लगी।
अगले दिन आशा का पति मजदूरी का काम ढूंढने के लिए चला जाता है और आशा काम पर आ जाती है। पर आशा को एक और झूठ बोलना पड़ता है। आशा मालकिन से कहती है कि वो टंकी रास्ते में ही कोई उठाकर ले गया, जिस पर मालकिन और भी गुस्सा होती है। मतलब तेरा ध्यान नहीं पड़ा, इतनी बड़ी टंकी कोई उठाकर ले गया, जा भी जाकर काम कर, मुझे गुस्सा मत दिला। मम्मी मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई देता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आशा आंटी ने टंकी कबाड़ी वाले को बेच दी और खुद पैसे रख लिए और आपको झूठ बोल दिया हो कि टंकी कोई उठाकर ले गया। मम्मी आप ना आशा आंटी का पीछा करो और उनके घर पर जाकर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं हो और भी सामान इन्होंने हमारे घर से चुरा चुरा कर अपने घर पर रख लिया हो। तो ठीक कह रही है, मैं आज ही आशा का पीछा करती हूँ और इसके घर जाकर इसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी। चल तू मेरे साथ। उस दिन जब आशा काम करके वापस घर पहुंची, और घर ही क्या, उस बेचारी का घर तो पानी की टूटी हुई टंकी था। सारा सच अनीता के सामने आ जाता है जब वो गरीब आशा को पानी की टंकी में घर बनाकर रहते हुए देखती है। बहू तेरी मालकिन ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं माँ जी, मैंने उन्हें सच बता दिया कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, तो हम इस पानी की टंकी में घर बनाकर रहने लगे। ये सुनकर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं डांटा। बस कुछ दिन की और बात है, जैसे ही पैसे जुड़ेंगे हम नया किराए का घर ढूंढ लेंगे माँ जी, तब तक हमें। आशा की गरीबी देखकर सुनीता की आंखें भर आईं और वो टंकी के अंदर आ गई। आशा तुम्हें कहीं किराए का घर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आशा मैंने तुम पर शक किया और तुम सच में कितनी मुश्किल में दिन काट रही हो, आज मैंने देख लिया। अब से तुम हमारे घर के पार्किंग एरिया में बने कमरे में रहोगी। चलिए माँ जी। सुनीता ने अपनी काम वाली आशा की मजबूरी को समझा और उसे अपने घर में रहने के लिए कमरा दे दिया। यही तो इंसानियत का फर्ज है कि जब हमारे लिए कोई काम करता है तो हम उसकी मजबूरी को समझें और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करें। Thanks for watching.